नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगले सप्ताह से बजट सत्र शुरू है। उससे पहले यदि मौजूदा पक्ष विपक्ष के राजनीतिक मूड को जांचे तो लगेगा कि संसद में टकराव होगा न कि काम। सत्ता पक्ष और विपक्ष में परस्पर खुन्नस ऐसी बनी है जिसे सरकार मान नहीं रही, लेकिन विपक्ष उसे बताने में हिचक नहीं रहा। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मायावती आदि तमाम नेताओं के हाल के बयानों पर गौर करें तो मोदी सरकार को सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष ने विरोध, हल्ला बोल, आक्रमण के ढेरों मुद्दे जमा किए हुए। मुद्दों के अलावा निज खुन्नस से केमिस्ट्री इतनी बिगड़ रही है कि टकराव होना ही है। निज खुन्नस की एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी नेताओं से निज संवाद नहीं होना है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बिहार चुनाव से पहले ही काफी संवादहीनता थी। अब संवादहीनता निज खुन्नस में बदली लगती है। पहले उम्मीद थी कि क्षेत्रीय पार्टियों और छत्रप सरकार से मैनेज रहेंगे। जयललिता या ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह यादव से मोदी सरकार का रिश्ता संसद में सरकारी काम का बेड़ा पार लगवा देगा। मगर क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसलिए जयललिता व ममता बनर्जी सरकार को बजट सत्र में सहयोग दे, यह आसान नहीं है। चुनाव के वक्त यूं भी मुस्लिम दलित वोट की राजनीति बढ़ चढ़कर हावी होती है। पक्ष विपक्ष के रिश्तों में आज नंबर एक मुद्दा यह है कि राजनीतिक टकराव में क्या नेताओं की निज केमिस्ट्री ज्यादा निर्णायक हो गई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पार्लियामेंट सेशन को बिना किसी ताअत्तुल के चलाने के लिए जिस तरह की कोशिश इस मर्तबा हो रही है, वैसी पहले शायद कभी नहीं हुई। वजीर आजम ने सभी जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई। पार्लियामानी उमूर के वजीर भी इसी तरह की मीटिंग करेंगे। स्पीकर सुमित्रा महाजन अलग से कुल जमाती मीटिंग बुलाएंगे और इस मर्तबा ऐवान बाला के चेयरमैन हामिद अंसारी जो कुल जमाती मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी बुलाया है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ में से किसी को भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं है और ऐवान बिना ताअत्तुल के चलने वाला नहीं है। वजीर आजम की बुलाई हुई मीटिंग में कांग्रेस रहनुमा आनंद शर्मा और सीपीएम रहनुमा मोहम्मद सलीम ने दो टूक अंदाज में कहा है कि सड़क पर जो हंगामे हो रहे हैं उनकी घंटियां जमहूरियत के मंदिर में भी बजेंगी। कांग्रेस और लेफ्ट ने साफ कह दिया है कि वो जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाक़े को ऐवान में उठाएंगे। वो वजीर आजम से इस पर जवाब मांगेंगे और इस बहाने हुकूमत को दलित और अक़लियत मुखालिफ साबित करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की तैयारी भी अपोजिशन के ताउन के बगैर कुछ कामकाज करने की नहीं है। हुकूमत के बाखबर जराये का कहना है कि उसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका कुछ बिलों को माली बिल के तौर पर पेश करने का है ताकि उसे ऐवान बाला में न ले जाना पड़े, और दूसरा तरीका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का है। हुकूमत कुछ मंसूबों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नाफिज करेगी। लिहाजा बजट सेशन का माहौल भी गुज़िश्ता साल के मानसून और सरमाई सेशन की तरह ही होगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नतायज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के रहनुमा मगरबी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों में से मुजफ्फरनगर और देवबंद की सीट पर पूरी तरह से पोलराइजेशन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवबंद सीट पर पोलराइजेशन की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। मुजफ्फरनगर में भी जीत का फर्क महज 7,000 वोट का रहा। उत्तर प्रदेश के इस नतीजे से बीजेपी क़यादत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवबंद में समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर पर रहने और बीकापुर सीट पर उसकी जीत से बीजेपी को लग रहा है कि राय दहिंदगान जीत की बुनियाद पर तकसीम है। ऐसे में किसी को वजीर आला ओहदे का उम्मीदवार ऐलान करना पार्टी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बाखबर जराये के मुताबिक वजीर आला ओहदे का उम्मीदवार ऐलान करने या बगैर उम्मीदवार ऐलान किए हुए लड़ने की मुश्किल है। बीजेपी अगर उम्मीदवार का ऐलान करके लड़ने का फैसला करती है तो ऐसा दावेदार उतारना होगा जिसके नाम पर तमाम जात बिरादियों के वोट मिले। कहा जा रहा है कि यादव, दलित और मुसलमानों की पोजीशनिंग हो चुकी है, यानी आधा से कुछ ज्यादा वोट पहले से तय है। ऐसे में किसी एक जात को साथ लेने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर दावेदार का ऐलान नहीं करती है तो बिहार की तरह कंफ्यूजन में नुकसान होने का भी खतरा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को घेरने की जोरदार तैयारी हो रही है। सीपीएम और कांग्रेस के दरमियान मफाहमत इसका एक पहलू है। दोनों पार्टियां अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर साथ आने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि सीपीएम पोलित ब्यूरो की मीटिंग में इस बारे में फैसला नहीं हुआ, लेकिन बाखबर जराये का कहना है कि दोनों पार्टियों के दरमियान मफाहमत होगी। ये रस्मी भी हो सकता है या गैर रस्मी तौर से दोनों सीटों पर अंदर खाने मफाहमत कर सकते हैं। तभी ममता बनर्जी चाहती है कि जल्दी इंतखाब हो। पार्टी की इंतखाबी कमान संभालने के लिए वापस लौटे मुकुल राय को लग रहा है
कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ने से मुकाबला कांटे का बनेगा, इसलिए वो उन्हें ज्यादा वक्त नहीं देना चाहते। तभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अप्रैल में इंतखाब करने की अपील की है। वो चाहते हैं कि इसी महीने इंतखाब का ऐलान हो जाए। पार्टी के तौर पर तृणमूल को घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी जानिब निजी तौर पर ममता बनर्जी को भी घेरने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अशोक गांगुली को इंतखाब लड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जस्टिस गांगुली भोवानीपुर सीट पर ममता के खिलाफ आजाद इंतखाब लड़े। वो अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस और लेफ्ट अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उन्हें लग रहा है कि इससे ममता अपने इंतखाबी हल्के में घिरेंगी और ज्यादा तशहीर नहीं कर पाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब ममता की पार्टी 200 सीटें जीतने के भरोसे में है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार को अदालत ने 2 हफ्तों की अदालती हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई समाअत के बाद अदालत ने कन्हैया को 2 मार्च तक जेल भेजने का हुक्म दिया। इससे पहले अदालत ने कन्हैया को 3 दिन और फिर 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जहां पुलिस ने उनसे 9 फरवरी को जेएनयू अहाते के एहतजाज के बारे में तफ्तीश की थी। इस एहतजाज में हिंदुस्तान की मुखालफत में और अफजल गुरु की हिमायत में नारेबाजी हुई थी। आज की समाअत से पहले भी अदालत में मारपीट हुई और वकीलों के एक ग्रुप ने कन्हैया पर हमला किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अदालती अहाते को पूरी तरह से खाली कराया गया और तब मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में इस मामले की समाअत हुई। इस दरमियान दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस पस्सी ने दावा किया कि पुलिस के पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्होंने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि दिल्ली पुलिस ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में कन्हैया को क्लीन चिट दे दी है। जेएनयू के तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों के एक ग्रुप ने हमला किया। तकरीबन 200 वकीलों के एक ग्रुप ने कन्हैया को पुलिस के हाथों से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी पिटाई की। जेएनयू में मुबैना तौर पर हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कन्हैया की 2 दिन पहले हुई पेशी के दौरान भी वकीलों के एक ग्रुप ने जेएनयू के तलबा, असातिज़ा और सहाफियों से मारपीट की थी। इस वाक़े को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद वकीलों ने कन्हैया को पीट कर जख्मी कर दिया। वकील उसे फांसी देने और गोली मार देने के नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई की इत्तला मिलने के फौरन बाद 6 सीनियर वुकला को मौका वारदात पर जाकर वहां से रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने वकीलों के इस रवैये पर मायूसी जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि वकीलों का मयार इतना गिर गया है। मरकजी हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश में सदर राज खत्म करने की सिफारिश की है। काबीना की इस सिफारिश को अगर सदर जमहूरिया मंजूर कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में नई हुकूमत बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी से सदर राज नाफिज है। सदर राज हटाए जाने और रियासत में नई हुकूमत के कयाम के इम्कानात को देखते हुए कल कांग्रेस रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठाया था और अदालत से अपील की थी कि वो गवर्नर को नई हुकूमत को हलफ दिलाने से रोके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उबूरी हुक्म नाफिज करने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह है कि कांग्रेस के बागी एमएलए कलिको पुल ने नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। उनके साथ कांग्रेस के 20, बीजेपी के 11 और 2 आजाद मेंबराने असेंबली हैं। 60 अरकान की असेंबली में अक्सरियत के लिए 31 मेंबराने असेंबली की जरूरत है। बीजेपी जेएनयू के वाक़े के बहाने पार्लियामेंट के बजट सेशन में कौम परस्ती के मसले को जोर शोर से उठाएगी। इसके साथ ही पार्टी ऐवान में हिज़्ब इक़्तिदार को जवाब देने के लिए मुंबई हमले के मुजरिम डेविड कोलमैन हेडली की गवाही को भी इशू बनाएगी। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि जेएनयू मामले को जोरों शोर से उठाया जाएगा और इस मामले पर बीजेपी के दिफाई पोजीशन में आने की कोई वजह नहीं है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि इस मामले पर उसे अवाम की हिमायत हासिल है। पार्टी जुमेरात से 3 दिन की जन स्वाभिमान मुहिम शुरू कर रही है, जिसमें अवाम को जेएनयू में चल रही मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में कल हुए एहतजाज पर मरकजी हुकूमत ने रियासत से रिपोर्ट तलब की। खबर है कि कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में तलबा के एक ग्रुप ने जेएनयू की तर्ज पर एहतजाज किया और अफजल गुरु की हिमायत में नारेबाजी की। इसी तरह के एहतजाज के इल्जाम में जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मरकजी वजारत दाखिला ने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो तलबा के एहतजाज, उनकी दीगर सरगर्मियों और एहतजाज के दौरान उठाए गए इशूज के बारे में तफसील से रिपोर्ट भेजे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। एनसीपी के नेता शरद पवार के बारामती क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। शरद पवार के जन्मदिन पर दिल्ली में समारोह हुआ तो भाजपा के आला नेता मौजूद थे। उस नाते क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं जो पवार ने कहा है कि 40 साल के जीवन में सत्ता के दुरुपयोग वाली ऐसी सरकार नहीं देखी जैसी अभी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
पार्लियामेंट का बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला हफ्ता तो बजट से मुंसलिक कामकाज में निकलेगा। सदर जमहूरिया का खिताब, रेल बजट, इक्तिसादी सर्वे और उसके बाद 29 फरवरी को बजट पेश होगा। उसके बाद का हफ्ता असल कामकाज वाला होगा और तभी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मफाहमत का भी इम्तिहान होगा। अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उनसे साफ हो गया है कि हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कामकाजी रिश्ते नहीं बन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, उनके पार्लियामानी उमूर के वजीर भी कोशिश में हैं और स्पीकर व चेयरमैन भी अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्बत नताइज निकलने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत को सोनिया और राहुल गांधी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, लेकिन सवाल है कि 5 रियासतों के इंतखाबात के दरमियान क्या बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रिश्ते बेहतर होना मुमकिन है? जिस दिन मनमोहन सिंह ने रिश्ते बेहतर बनाने की बात कही, उसके कुछ ही दिन बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। जेएनयू तनाज़े के बहाने अमित शाह ने राहुल की वतन परस्ती पर सवाल उठाए। जाहिर है ऐसी सूरत हाल में रिश्ते बेहतर बनाने का काम नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस टकराव की जारहाना सियासत के जरिए राहुल गांधी की ब्रांडिंग कर रही है तो बीजेपी की जानिब से भी उसका वैसे ही जवाब दिया जाना है। कांग्रेस की हिकमत अमली बीजेपी और हुकूमत के सामने राहुल गांधी की ऐसी पोजीशनिंग करने की है जिससे वो अपने आप नरेंद्र मोदी के अहम हरीफ के तौर पर नजर आए। ऐवान के गुज़िश्ता 2 सेशन में कांग्रेस ने ऐसी ही सियासत की, लिहाजा इस बार भी वो इसी रास्ते पर चलेगी। लेकिन असल मुश्किल ये है कि जिन रियासती रहनुमाओं के साथ नरेंद्र मोदी ने हम आहंगी बनाने की कोशिश की थी, उनके साथ भी अब रिश्ते बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के रहनुमाओं पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है उससे शरद पवार नाराज हुए हैं। छगन भुजबल, अजीत पवार, सुनील तटकरे वगैरह रहनुमाओं की मुश्किल से नाराज पवार ने कहा कि उन्होंने आज तक इख्तिदार का ऐसा गलत इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा जैसा अभी हो रहा है। हुकूमत की इस कार्रवाई के बाद पवार अपने आप कांग्रेस के करीब हुए हैं। दूसरी जानिब इंतखाबी मजबूरी में ममता बनर्जी के साथ दूरियां बढ़ी हैं। इंतखाब खत्म होने तक दोनों के दरमियान सुलह नहीं हो सकती है, इसलिए ऐवान के बजट सेशन में तृणमूल का रवैया जारहाना रहने वाला है। उसकी हिकमत अमली कांग्रेस के साथ मिलकर बनेगी। आइंदा साल उत्तर प्रदेश में भी इंतखाबात हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी ज्यादा करीब नहीं होना चाहेगी। जयललिता से अगर बीजेपी की मफाहमत नहीं होती है तो उनके अरकान पार्लियामेंट भी हुकूमत के खिलाफ महाज खोलेंगे, क्योंकि वहाँ भी 2 महीने में इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी जानिब से जाती तौर पर रिश्ते इस्तवार करने की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने एक बार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और जीएसटी बिल पर उनका ताउन मांगा था, लेकिन जब मुस्बत जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आगे कोशिश नहीं की। जब रहनुमा की जाती केमिस्ट्री नहीं बनी है और पार्टी की सतह पर टकराव है तो फिर हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मफाहमत या कामकाजी रिश्ते बनने की उम्मीद बेईमानी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजनीतिक टकराव पर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों में कई तरह की कड़ुआहट है। उसके चलते संसद के बजट सत्र को लेकर आशंका है। सरकार के कामकाज का एजेंडा पटरी से नीचे उतरा रहे तो आश्चर्य नहीं होगा। बुनियादी सवाल है कि पक्ष विपक्ष की कटुता के नए कारक क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। प्रभु जी, बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके नेताओं के जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की सुर्खियां चल रही है, उससे क्या लगता है आपको कि कुछ राजनीतिक सद्भाव से कुछ काम हो सकेगा? मेरे को लगता है सत्र भी जो है कि चुनाव इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, उन सबको चुनाव के अंदर जाना है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं। हर पार्टी ये कोशिश करे कि उसका एजेंडा हाईलाइट हो। तो इसमें मेरे को लगता है इतनी कन्फ्रंटेशन होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। उसके बेसिस पर बजट तो शायद पास हो जाए, क्योंकि बजट तो कराना जरूरी है। ऑपोजिशन कभी बजट को रोकते नहीं है। चाहे बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी उन्होंने भी बजट बिना डिस्कशन के पास करा दिया। सरकार के मैंने ये सुना था कि सरकार चाहती थी कि 1 महीने का एक ही बार सेशन हो, उसके बाद आप चले जाइए, फिर बाद में डिस्कस कर विंटर सेशन या मानसून सेशन जल्दी बुला लिया जाए। परंतु इशू ऐसे गर्म हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री ने आसाम में जाकर कह दिया। अब गांधी परिवार के ऊपर सीधा अगर अटैक करेंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, गांधी परिवार नहीं चाहता प्रशासन देना, इससे तो कभी भी गांधी परिवार के साथ तो कांग्रेस पार्टी अलग हो ही नहीं सकती, कि वो तो उनका दिल है, उनका खून है। बिना गांधी परिवार को कांग्रेस को चला नहीं सकते। तो अगर आप गांधी परिवार पे अटैक करेंगे तो सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और उनको बचाने की कोशिश करेगी। उसी बेसिस पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, आपने कहा कि नहीं इशू जैसे आ गए, पर इशू से ज्यादा ये निज रिलेशन की केमिस्ट्री न होना और उसकी ज्यादा बड़ा संकट नहीं है। वही संकट है कि इश्यूज के ऊपर डिबेट कम हो रही है, पर्सनैलिटीज पे अटैक किया नहीं, और अटैक भी, लेकिन पर्सनैलिटी के बीच में रिलेशन बनाने की
कोशिश भी नहीं है। क्योंकि हुआ क्या है कि नरेंद्र भाई और अपने अमित शाह जो लोग हैं वो गुजरात से आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीति में उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इनके साथ उनका डायरेक्ट कभी संबंध रहा नहीं जी। क्योंकि जब दिल्ली में नहीं रहे तो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या सीताराम येचुरी हो, या मुलायम सिंह यादव हो, इनसे इनका डायरेक्ट कभी संबंध रहा नहीं। चीफ मिनिस्टर रहे, मिलते थे, मगर जब जनरल सेक्रेटरी तब कभी मिलते होंगे। तो उसमें अभी लगता है कि मोदी शाह जो कॉम्बिनेशन है ऑपोजिशन के लीडर्स की केमिस्ट्री को भी समझ नहीं पाए जी। उनको लगता है कि कन्फ्रंटेशन से चलेगा काम। दिल्ली में सरकार कन्फ्रंटेशन से नहीं चल सकती कभी भी, क्योंकि वो 44 लोगों ने अगर आपके इतने बिल नहीं पास होने दिए तो मेरे को लगता है कि आप नीतियों पे झगड़ा करिए। दोनों तरफ से हो क्या रहा है कि वो भी मोदी के ऊपर अटैक करते हैं। मेरे को लगता है अब जैसे राहुल ने शुरू कर दिया कि मोदी जी बहाने ढूंढते फिरते हैं, काम करिए। तो ये मोदी और गांधी परिवार के बीच में झगड़ा होगा, उसके अंदर बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो अगर इनके साथ देना भी चाहती हैं जीएसटी के ऊपर, जैसे काफी पार्टियां उनके साथ हैं, परंतु चुनाव से पहले कोई भी विरोधी पार्टी बीजेपी के साथ वोट देने में दिखाई नहीं देगी। वो मोदी के लिए ये समस्या ये है कि सारी की सारी नॉन बीजेपी ऑपोजिशन जो है चुनाव की वजह से उनके जो आइटम्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो भी पास नहीं होने देंगे। नहीं, पर आपके अनुसार क्या ये पिछले लगातार, क्योंकि जो जितने सत्र हुए हैं उस सब में एक तरह से गतिरोध बनी रहा। नहीं, चुनाव के अलावा ये कि भाई सरकार में ये क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है कि संसदीय प्रबंधन का जो मामला है उसको अलग ढंग से हैंडल किया जाए। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बुलाकर बात भी की, तमाम की, उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? उसके बाद इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने पहले कहा ना कम्युनिकेशन उनका गैप इतना है। सोनिया गांधी चाहेगी कि प्रधानमंत्री के लेवल पर बात हो। प्रधानमंत्री ने अपने लोगों नेता जो हैं चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा के अंदर, राजनाथ जी डिप्टी लीडर तो मोदी जी हैं लोकसभा के, तो जब तक ये दोनों ना तो राजनाथ सिंह की बात करते हैं ना उनके बाद जाकर कोई सीनियर पार्टी का नेता, उनके और सोनिया गांधी परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक डायलॉग नहीं है। वो जेटली साहब को लगाते हैं, जेटली साहब का क्योंकि दिल्ली परिवार के उनके साथ संबंध रहे या नहीं रहे, तो जेटली साहब अपने हिसाब से काम सॉफ्ट हैं थोड़े, वो अपना काम से करते। तो कम्युनिकेशन जो चाहिए, वेंकैया नायडू उनका हालांकि पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 18 साल से पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो भी एक तरह से कोई राजनीतिक ऑपोजिशन के साथ कैसे हैंडल करना है, बिचौलिए नहीं है। नहीं, पर वो हैंडल करने के साथ में पिछली सरकारों के अनुभव से, भले वाजपेयी सरकार हो, ये हो कि ले देकर कुछ आपसी सद्भाव कि भाई हम एक दूसरे के मामले नहीं चढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे, वो जो था तौर तरीका वो अब नहीं है। उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जब तक अपोजिशन को आप एग्जिट रूट नहीं देंगे तो कैसे मानेंगे? अपनी टर्म्स के ऊपर अगर आप राजनीति करना चाहते तो करिए, जब आपके पास राज्यसभा में मेजोरिटी हो। इस बार क्या होगा, मार्च अप्रैल तक इनके 5-7 आदमी बढ़ जाएंगे और क्या, ज्यादा नहीं होगा। जब तक चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद यूपी का सबसे बड़ा चुनाव है, तब भी ऑपोजिशन कठिन रहेगी, कांग्रेस और ये मिलकर के करेंगे जो भी करना है। तो मेरे को लगता है जब तक चुनाव चलते चले जा रहे हैं तो मोदी जी को, एनडीए को, अमित शाह को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कई चीजों के ऊपर, तभी जाके पार्लियामेंट चलेगी। बुनियादी तौर पर कोई नया तरीका, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। वो निकाल लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाल लेंगे। मोदी जी इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि अब केवल आप जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके लिए पार्लियामेंट की सैंक्शन नहीं चाहिए, वो काम मत करिए। इतनी सारी नीतियां आप बना सकते हैं, पॉलिसी ले सकते हैं जिसके अंदर कोई नहीं, पर जैसे अब जीएसटी का इतना बड़ा मामला बना दिया है, अब उसमें तो कुछ नहीं, वो तो किसी तरह इनको पास कराना पड़ेगा, क्योंकि उस पर इतनी प्रतिष्ठा बना दी, इतना हल्ला कर दिया कि उसमें उसको पास कराए बिना तो चारा नहीं है। मामला हमारे और आपके बीच में स्टूडियो वालों के लिए है। अभी तो आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो है जो झगड़ा हो रहा है टैक्स के लिए और जिम्मेवार हैं, आप छोटे सेक्टर को जॉब नहीं बढ़ा सकते। तो ये है कि अगर आप जीएसटी ऐसी हवाबाजी करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सिर्फ ऐसा लगता है कि जीएसटी नहीं हुआ अभी तक, क्या हो गया? अगर हो जाए तो क्या, करप्शन थोड़ी कम हो जाएगी, ये ठीक है, जीएसटी हो जाएगा, एक लाभ होगा। परंतु कांग्रेस को ये लगता है कि जीएसटी से किसी, अब गुजरात ने पहले ऑब्जेक्शन किया था ना, अभी भी किया हो उनका ऑब्जेक्शन, परंतु जीएसटी या लैंड बिल, इससे जो है ऑपोजिशन कभी आपको साथ नहीं देगा और इससे कोई राजनीतिक फर्क नहीं पड़ता। बिहार हार गए, उसके बाद आप अब जितनी बार मर्जी करते रहिए कि कांग्रेस हमारे को नहीं करने देती, असम में भी कहेंगे। वहां के लोगों को क्या मतलब जीएसटी से? उनका मतलब है कि पानी मिलता है, वहां पर सड़कें बनी हुई हैं, बीमारियां कम है, मतलब ये कि मतलब अगर आपको आपके संबंध और रिश्ता नहीं बना सकते, अपोजिशन को नहीं पटा सकते, तो दूसरे तरीके उस पे ऊपर वैकल्पिक
सोचना पड़ेगा, फैसले करने अगर पड़ेंगे, उनको चलाना पड़ेगा। तो अगर गांधी परिवार को साथ लेके नहीं चलना, जी, गांधी या परिवार कोई का मतलब- विपक्ष को भी, मतलब मैं कोई गांधी भी परिवार से कह रहा हूं कि बार बार गांधियों के उनके जी। ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है कि गांधी परिवार नहीं चाहता, एक व्यक्ति के कारण से ला नहीं पा रहा। जी। अगर उनसे कन्फ्रंटेशन आपको करना है तो आप अगले 3 साल के लिए पार्लियामेंट को भूल जाइए। जी जितनी पावर आपके पास वैसे है बिना पार्लियामेंट के, उससे भी अच्छा देश चल सकता है। जी जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।